थोड़ी देर में प्रशा डेस्क वॉच के पास आती है और अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। अधीर खामोशी से चुपचाप बैठा हुआ था। प्रशा फाइल को उठाकर अपने सामने रखती है, लेकिन अधीर की नज़रें ऐसे सीरियस अपने आप के ऊपर देखकर उसने कन्फ्यूजन में कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद अधीर ने कहा, तुमने बताया नहीं कि सक्षम आज वापस आ रहा है? सक्षम का नाम सुनते ही प्रशा चुप हो जाती है। फिर वह पूछती है, तुम्हें कैसे पता? अधीर ने कहा, किसी औरत का फ़ोन आया था। तुम्हारा फ़ोन बार बार बज रहा था। मुझे लगा शायद इम्पोर्टेंट है, तो मैंने रिसीव कर लिया। उस औरत ने मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। फ़ोन उठाते ही तुम्हें गालियाँ देना शुरू कर दिया। वह आई थिंक तुम्हारी मदर इन लॉ थी, राइट? अधीर की बात सुनकर प्रिशा कुछ रिएक्ट नहीं करती, बस हल्का सा सर हिला देती है। अधीर प्रिशा से बोला, क्या वह हमेशा से ही तुम्हें ऐसे ही बात करती हैं, इतने ही रूड और इतने ही घटिया तरीके से? प्रिशा ने होठ पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मुझे अब उनसे इस तरीके की आदत हो गई है। वैसी ही हैं और उनका बेटा तो उनसे भी ज़्यादा वाहियात है। बट फाइनली आज ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अधीर खामोशी से उसे देखता है और पता नहीं क्यों उसे अपने सीने में अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। तभी अचानक अधीर के ध्यान में कुछ आया और उसने प्रिशा से कहा, क्या सक्षम तुम्हारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करता है? अचानक अधीर का सवाल सुनकर प्रिशा उसकी तरफ देखा। अधीर ने कहा, उस दिन मेरी आंखों के सामने उसने तुम्हें थप्पड़ मारा था। तुम्हारे चेहरे पर या शरीर पर मैं बहुत सारे चोटों के निशान देखे हैं। क्या वह ये सब? इसके आगे वह कुछ बोला नहीं। प्रिशा फाइनली गहरी सांस लेकर हल्का सा अपना सर हिला देती है और फिर अधीर से कहती है, हाँ, जब से शादी हुई है तब से। उसके बाद वह अधीर को सब कुछ बताती है कि कैसे सक्षम हर रोज नई लड़कियों को घर लेकर आता था, मारता पीटता था, फिजिकल टॉर्चर करता था। हाँ, कभी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाए, बस उसे जलील करता था, उस सबके सामने, अकेले में भी, हर जगह। वह ह्यूमिलेटेड ही करता था। उसकी माँ भी कुछ कम नहीं थी। वह भी न सिर्फ जुबान से गालियाँ देती थी, बल्कि प्रिशा पर हाथ उठाती थी। जैसे जैसे प्रिशा वह सब कुछ बता रही थी, वैसे वैसे अधीर के एक्सप्रेशन हद से ज़्यादा डार्क हो रहे थे। हाथों की मुट्ठी इतनी ज़ोर से कस गई थी कि उसकी नसें उभर कर दिखाई देने लगी थी। कोई आखिर इतना घटिया कैसे हो सकता है? अधीर ने प्रिशा से कहा, तुमने कभी पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? ये सब कुछ अपने ऊपर बर्दाश्त क्यों करती रही? प्रिशा ने अधीर की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गई थी, नम हो गई थी। उसने कहा, एक औरत के लिए ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती। पहले मॉम डैड, फिर ससुराल वाले, सबकी इज्जत का भार ज़बरदस्ती उसके कंधों पर डाल दिया जाता है। बस इसीलिए नहीं की। अधीर ने गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, दिस इज़ रेस्क्यूलेस। अचानक उसे इतना गुस्से में देखकर प्रिशा उसकी तरफ हल्की सी हैरानी में देखती है। उसका हार्ट बीट स्किप कर जाता है। पहली बार कोई उसके लिए इतना हार्ट फील कर रहा था। उसके होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई और उसने कहा, बट इट्स ओवर नाउ, राइट? अधीर ने प्रिशा की तरफ देखा और कहा, ऑफ कोर्स इट्स ओवर नाउ। तुम्हें अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर वह हल्का सा हाथ आगे करता है और प्रिशा के गाल पे रखता है। अचानक उसकी की गई हरकत से प्रिशा का दिल उसके सीने में उछल पड़ता है। अधीर ने हल्की सॉफ्ट आवाज़ में कहा, फ्रॉम नाउ ऑन यू विल लाइव अ बेटर लाइफ। जैसी ज़िंदगी तुम चाहती हो बिल्कुल वैसी। अब से तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा। प्रिशा मुस्कुरा देती है और फिर कहती है, थैंक यू। दूसरी तरफ होटल के कमरे में टेबल पर रखा हुआ फ़ोन बहुत ज़ोर ज़ोर से बज रहा था। तभी बिस्तर पर सो रहे इंसान की नींद और एक्सप्रेशन दोनों खराब होने लगे। थोड़ी इरिटेट होकर बंद आंखों से ही उसने अपने हाथों से 2-3 बार टेबल की तरफ मारा। फिर फाइनली उसके हाथ में फ़ोन आया। उसने चेहरा इस तरफ किया और आंखें खोलकर स्क्रीन पर देखा। सिद्धार्थ देखता है कि उसके असिस्टेंट का कॉल आ रहा है, तो वह आंखें फिर से बंद कर लेता है और कॉल रिसीव करके कान पर लगाकर नींद में भरी आवाज़ में कहता है, हाँ बोलो, क्या हुआ? मैं तभी दूसरी तरफ से असिस्टेंट ने कहा, सर आप कहाँ पर हो? आप रूम में क्यों नहीं हो? चेकआउट कर गए क्या? सिद्धार्थ कंफ्यूज हो गया और थोड़ी अनोइन आवाज़ में बोला, कैसी बकवास बातें कर रहे हो तुम? यहीं पर तो हूँ मैं, अपने रूम में, अपने बिस्तर पर। दूसरी तरफ से असिस्टेंट कंफ्यूज होकर बोला, सर आप क्या बोल रहे हैं? मैं इस वक्त आपके रूम में आपके बिस्तर के पास ही खड़ा हूँ। आप यहाँ पर नहीं हैं, कहाँ हो आप?
सिद्धार्थ तुरंत अपनी आंखें खोलता है और आईब्रोज आपस में सिकोड़ लेता है। वो एकदम से उठकर बैठता है और कमरे में देखता है। वो अपने रूम में नहीं है। तो फिर ये कहाँ है? ये किसका रूम है? तभी अचानक वह कुछ रियलाइज़ करता है। वह देखता है कि उसके बगल में बिस्तर पर कोई और भी है। सिद्धार्थ की आंखें बुरी तरह फट जाती हैं। सिद्धार्थ एकदम अपनी जगह बर्फ की तरह जम जाता है। वह देखता है कि उसके बदन पर कोई कपड़े नहीं हैं और उसने भी भयानक बात यह थी कि उसके बगल में कोई लड़की लेटी हुई है। बालों से चेहरा ढका हुआ है और वह लड़की चादर में लिपटी हुई है। सीने तक चादर है, लेकिन ऊपर से देखकर लग रहा है कि उसके बदन पर भी कपड़े नहीं हैं। सिद्धार्थ का दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसे याद आता है कि वह जिस मीटिंग में गया था, वहाँ उन लोगों ने उसे ड्रग्स दिए थे। वह वहाँ से तो जैसे तैसे बच के निकल आया और होटल में अपने कमरे में पहुँच गया। पर ये लड़की कौन है और वह एक लड़की के साथ एक बिस्तर में कैसे आ गया? उसने कॉल कट कर दिया और वह उस लड़की की तरफ देखता है। क्या वह लड़की उसके बिस्तर में आई है या फिर वह किसी और के बिस्तर में घुस गया? असिस्टेंट उसके कमरे में खड़ा है, तो फिर वह किसके कमरे में है? सिद्धार्थ अपने माथे को जोर जोर से रगड़ता है क्योंकि उसका सिर दर्द फटा जा रहा था। तभी दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज़ होती है। सिद्धार्थ बिस्तर से खड़ा होता है और सबसे पहले अपने कपड़े पहन लेता है। उसके बाद वह दरवाजे के पास जाता है और दरवाज़ा खोलता है। वह देखता है कि बाहर एक लड़की खड़ी हुई थी जो शायद रिसेप्शनिस्ट थी। उसके चेहरे पर घबराहट और डर दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ ने अपनी आईब्रोज आपस में सिकोड़ लेता है। वह लड़की तुरंत सिद्धार्थ से बोली, आई एम रियली सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ आप मेरी कंप्लेंट मत कीजिएगा। मैंने जानबूझ के नहीं किया। पता ही नहीं मुझसे कैसे हो गया। उस लड़की की बातों से सिद्धार्थ कंफ्यूज होकर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? उस लड़की ने कहा, एक्चुअली सर, कल रात को आप काफ़ी नशे में होटल में आए थे। ने अपने रूम की चाबी मांगी और उस वक्त थोड़ा मैं बिजी थी, इसलिए मैंने गलती से आपको गलत रूम की चाबी दे दी। आपको रूम नंबर 66 नंबर था, मैंने आपको 99 रूम नंबर की चाबी दे दी। आई एम सॉरी सर, पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। ये आपके रूम की चाबी है। सिद्धार्थ कुछ बोल नहीं पाया। उसने रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा और कड़क आवाज में कहा, तुमने जो किया है, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से क्या प्रॉब्लम हो गई है। इसकी कंप्लेंट ज़रूर की जाएगी। उस रिसेप्शनिस्ट के चेहरे का रंग और भी ज़्यादा फीका पड़ गया। आंखों में आंसू आ गए। उसने बार बार माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। सिद्धार्थ उसकी बात नहीं मानता। आखिर वह ऐसे कैसे माफ़ कर सकता था? इस लड़की की लापरवाही की वजह से रात को उससे बहुत बड़ा कांड हो गया था। सिद्धार्थ अपने असिस्टेंट को सब हैंडल करने के लिए बोलता है और दरवाज़ा बंद करके कमरे के अंदर आ जाता है। वह चलते हुए उस लड़की के पास आता है और उसके कंधे से पकड़कर हल्का सा हिलाता है। हेलो, एक्सक्यूज़ मी। लेकिन वह लड़की जागती ही नहीं। सिद्धार्थ हाथ आगे करता है और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को चेहरे से हटा देता है। जैसे ही उसकी आंखों के सामने शिवा का चेहरा आता है, वह तुरंत 4 कदम पीछे हो जाता है। उसके चेहरे पर हॉरिफाइड एक्सप्रेशन थे। व्हाट? शिवा, ये यहाँ के पर क्या कर रही है? उसके साथ ऐसे एक बिस्तर में आखिर कैसे? सिद्धार्थ का दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। उसका दिमाग ये चीज़ प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि रात को जो कुछ हुआ उसके और शिवा के बीच हुआ। वह समझ नहीं पाया कि इस लग्जरी होटल के कमरे में शिवा क्या कर रही है। अचानक उसके कानों में अपने दिल की तेज धड़कने की आवाज़ सुनाई देती है। अब क्या होगा? वो कैसे शिवा को फेस करेगा? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या शिवा को पता है कि क्या हुआ है? अगर उसे नहीं पता तो जागकर वह क्या करेगी? सिद्धार्थ अपना सलाइवा गटक लेता है, लेकिन नहीं, उसे शिवा को फेस करना ही होगा। जो कुछ भी दोनों के बीच हुआ, इस चीज़ को सिद्धार्थ ऐसे भाग नहीं सकता था। जो होगा देखा जाएगा, मगर उसे शिवा को सब बताना होगा और ख़ास करके ये पूछना होगा कि वह रात को होटल में इस कमरे में क्या कर रही थी और दोनों एक साथ कैसे आए। वह तो नशे में था, लेकिन शिवा का क्या? सिद्धार्थ धीरे धीरे शिवा के पास आता है और उसे जगाता है। शिवा, शिवा उठो। शिवा हल्का सा हाथ झटक देती है। थोड़ा सा उसके फेस पर के एक्सप्रेशन भी गड़बड़ सी हो जाते हैं, लेकिन इवेंचुअली वह फिर से सो जाती है।
सिद्धार्थ एक बार फिर से जगाने की कोशिश करता है। शिवा, आंखें खोलो शिवा, उठो। लेकिन तभी अचानक उसका फोन बजने लगता है। सिद्धार्थ अपना फोन उठाता है और देखता है कि कबीर उसे कॉल कर रहा था। वह तुरंत फोन रिसीव करके बोला, हेलो डैड। दूसरी तरफ से कबीर ने कहा, सिद्धार्थ कहाँ हो तुम इस वक्त? कबीर की आवाज़ थोड़ी सी इमरजेंसी दिखाई दे रही थी। सिद्धार्थ ने कहा, वो मैं होटल के रूम में हूँ डैड। क्या हुआ? इज देयर एनी प्रॉब्लम? दूसरी तरफ से कबीर ने कहा, तुम्हें अभी के अभी लंदन के लिए निकलना है। एयरपोर्ट पर जो तुम्हारी फ्लाइट है वह 1 घंटे में है। अचानक से सुनकर सिद्धार्थ हैरान होकर बोला, लंदन? ऐसे अचानक? इसलिए कबीर ने कहा, अलीशा इज फेसिंग सम प्रॉब्लम इन बिजनेस, शी नीड्स यू। सिद्धार्थ कुछ सेकंड सोचता है, फिर कहता है, ऑल राइट, मैं निकलता हूँ। उसके बाद दोनों कॉल कट कर देते हैं। सिद्धार्थ शिवा की तरफ देखता है, अजीब से कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस के साथ। शिवा को जगाकर उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में डिस्कस करने का टाइम बिल्कुल नहीं था सिद्धार्थ के पास। वह तुरंत जाने की तैयारी करता है और एक आखिरी बार शिवा के पास आता है और उसके गाल को थपथपाते हुए कहता है, शिवा, शिवा। शिवा की पलकें थोड़ी सी हलचल होती है। वह धीरे धीरे अपनी आँख खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक से खोल नहीं पाती। जब वह थोड़ा सा आंखें खोलती है, धुंधला धुंधला सब कुछ दिखाई देता है। सिद्धार्थ शिवा से बोलता है, शिवा मैं हूँ सिद्धार्थ। शिवा, हमारे बीच रात को जो कुछ भी हुआ मैं जानता हूँ कि उसको लेकर हमें एक दूसरे को कंसल्ट करने की ज़रूरत है, पर मुझे अभी अर्जेंटली निकलना होगा। मैं तुमसे वापस लौट कर बात करूँगा, ओके? मगर शिवा कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देती। सिद्धार्थ के पास वक्त नहीं था, इसलिए वह फटाफट वहाँ से निकल जाता है। इसके निकल जाने के तकरीबन 1 घंटे बाद शिवा फाइनली धीरे धीरे नींद से जागती है। उसका सिर बुरी तरह फट रहा था, उसकी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी गीले कपड़े की तरह उसे निचोड़ दिया गया हो। बॉडी में तेज दर्द और घूमते हुए सिर के साथ जैसे तैसे करके नींद से बाहर आती है और उठकर बैठ जाती है। कसकर अपने सिर को पकड़ते हुए उसने कहा, मेरा सर। फिर उसने चारों तरफ देखती है, ये अपन कहाँ है? तभी अचानक उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े अपने कपड़ों पर जाती है। उसकी बची कुची नींद एकदम से खुल जाती है और तुरंत अपनी बॉडी को देखती है तो उसके चेहरे का सारा रंग उड़ जाता है। फटाक से वह चादर हटाकर देखती है और उसकी सांसें हलक में अटक जाती है। तभी शिवा को याद आता है कि रात को क्या हुआ था। रघु ने उसे कुछ अजीब तरह का इंजेक्शन दिया था। उसके बाद उसे कुछ बकवास बात की, वह बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। रघु, क्या ये सब उसने किया? शौक से बाहर निकलकर शिवा की आंखें डेंजरसली डार्क हो जाती हैं और उसका पूरा बदन गुस्से में कांपने लगता है। चादर को मुट्ठी में कसते हुए गुस्से में लाल चेहरे के साथ वो बहुत जोर से चिल्लाई, रघु! दादा, दादा! बस्ती की गलियों में एक आदमी बुरी तरह से पसीने में तरबतर बस तेज स्पीड से भाग रहा था और बस बार बार दादा दादा नाम चिल्ला रहा था। उसके चेहरे पर हॉरिफाइड एक्सप्रेशन थे। आसपास आने जाने वाले लोग कंफ्यूजन में उसे देखते हैं। वह किसी हवा की तरह उड़ रहा था। एक गोदाम के बीचों बीच टेबल रखा हुआ था, आसपास कुर्सियां रखी हुई थी और ताश के पत्ते, दारू की बोतलें सब रखी हुई थी। रघु का दिमाग ऑलरेडी बहुत ख़राब था, उसका सारा प्लान फेल हो गया था, इसलिए उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब था। ताश का पत्ता फेंकने के बाद वह शराब का एक गिलास उठाता और एक घूंट में पीकर गिलास पी जाता है। उसके पास 4-5 लोग बैठे थे। एक ने कहा, वैसे मेरे को ये बात समझ नहीं आई, साला ये ओझल को पता कैसे लगा कि हम लोग शिवा को लेकर किधर गए हैं? शराब के गिलास पे रघु की पकड़ इतनी मजबूत हो गई मानो गिलास तोड़ ही देगी। कितना मुश्किल से हाथ आई थी, लेकिन उस बिद्दी भर की लड़की की वजह से भाग गई। तभी एक आदमी भागता हुआ अंदर आता है, दादा, दादा, दादा! वह सही वक्त पर पैरों पर ब्रेक नहीं लगा पाता और ज़मीन पर गिर जाता है। तो उसके ही एक साथी ने कहा, ऐसे क्यों भाग रहा है, जैसे तेरे पिछवाड़े में किसी ने रॉकेट लगा दिया हो। वह आदमी तुरंत ज़मीन से खड़ा होकर घुटनों पर चलता हुआ रघु के पास आया और एकदम से खड़ा हो गया। दादा, जल्दी चलो यहाँ से, भागो! ये बोलकर उसने रघु की बाजू को कस के पकड़ लिया और ज़बरदस्ती उसे कुर्सी से खड़ा करने लगा। उसकी हरकत देखकर सब लोग हैरान और कंफ्यूज थे, जबकि रघु के एक्सप्रेशन खराब हो गए। झटक कर उसने अपने हाथ को पीछे किया और कहा, सुबह सुबह फूंक के आया है क्या?
क्या बकवास कर रेला है? उस आदमी ने अपनी तेज सांसों को कंट्रोल करते हुए कहा। वो वहां पर शिवा। शिवा बहुत गुस्से में है दादा। वह आपको जान से मारने के लिए ढूंढ रही है। आपको आपको भागना पड़ेगा वरना वह मार डालेगी आपको। उस आदमी की बात सुनते ही रघु के आसपास बैठे सारे आदमी एकदम खड़े हो जाते हैं। उनके चेहरे पर हॉरिफाइड एक्सप्रेशन आ जाते हैं, लेकिन रघु के एक्सप्रेशन बहुत डार्क हो जाते हैं। उसने कहा, शिवा, तू मेरे को बोल रहा है कि मैं शिवा से बचकर भागूं? अबे साले, तूने मेरे को समझ क्या रखा है? एक लोंडिया से डर के भागेगा अपुन? रघु दादा नाम है अपुन का। अपुन कहीं नहीं जाएगा। एक आदमी ने घबराते हुए कहा, मेरे को मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, मैं गाँव के लिए निकल रहा हूँ। दूसरे ने कहा, हाँ मेरी भी बहन की शादी है, मैं भी निकल रहा हूँ। वह तुरंत जाने लगता है कि रघु चिल्लाकर बोला, ए रुक। वह दोनों ठहर जाते हैं। रघु उन दोनों की तरफ कड़क नजरों से देखते हुए बोला, चुपचाप इधर खड़े रहो वरना तुम दोनों की माँ बहन एक कर दूंगा मैं। वह दोनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। सब लोग घबराए हुए थे। तभी अचानक एक बहुत तेज आवाज के साथ वहां का दरवाजा एकदम से खुला और खुलते ही लगभग आधा टूट गया। वह सब लोगों ने पलट कर देखा। बाहर से सूरज की तेज रोशनी में शिवा दरवाजे पर खड़ी थी। सांस बहुत तेज, एक्सप्रेशन एकदम डार्क जैसे खून की प्यासी हो। साथ में लोड की हुई बंदूक थी। उसे इतना गुस्से में देखकर सबकी धड़कनें रुक जाती हैं। वह सब जैसे फ्रीज हो जाते हैं, पर रघु किसी औरत के आगे झुक जाए ये उसकी शान के खिलाफ था। उसने बस इतना कहा, शिवा। वह बस इतना ही कहा था कि तभी शिवा ने उसकी तरफ गन उठाई और गोली चला दी। अचानक उसने ऐसा किया, मगर रघु के बगल में खड़े एक आदमी ने तुरंत रिएक्ट करके रघु को एकदम से जमीन पर धक्का दे दिया। गोली बगल से निकल गई, मगर शिवा की हरकत से रघु की आंखें फट जा गई। उसने चिल्लाकर कहा, पागल हो गई है क्या? भागकर वह उसकी तरफ आई। वह सब लोग एकदम से उछल पड़े और तुरंत वहां से भागने लगे। शिवा ने उन सबको इग्नोर करते हुए अपनी नजरों को सिर्फ रघु पर जमा कर रखा। रघु थोड़ी घबराई आवाज में बोला, ए शिवा, शिवा देख, मेरी बात सुन। उसने एक गोली फिर चला दी। रघु तुरंत एक लोहे के ड्रम के पीछे गया। गोली फिर से मिस हो गई। शिवा का ऐसा बिहेवियर देखकर रघु का चेहरा रंग छोड़ गया। ये लड़की पागल हो गई है क्या? ऐसे क्यों बिना सोचे समझे अंधाधुंध गोली चला रही है? शिवा ने तुरंत अपनी गन उठाई और भागकर रघु के पास आई। रघु जमीन पर गिरकर घसीटने लगा, मगर शिवा उसे बचने का मौका नहीं देती। रघु उसकी तरफ देखता है तो अपना सलाइवा गटक लेता है। वह बहुत खतरनाक लग रही थी। उसकी आंखों में बुरी तरह लाल हो गई थी। एक्सप्रेशन हद से ज्यादा डार्क थे। वह वक्त साक्षात मौत की देवी लग रही थी। रघु का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। उसने ना में सर हिलाया और कहा, नहीं नहीं शिवा, नहीं। लेकिन जैसे ही वह टिगर दबाने वाली थी, अचानक किसी ने उसके सर पे जोरदार कुछ मारा। शिवा के सिर पर बहुत जोर से चोट लगी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसका सिर घूम गया हो। उसके हाथ से तुरंत बंदूक नीचे गिर गई। उसने अपना सर पकड़ लिया। रघु के एक आदमी ने अपने कांपते हुए हाथों से एक लोहे का डंडा शिवा के सर पे मारा था। वह बुरी तरह से डर से कांप रहा था, लेकिन अपने दादा को ऐसे मरने नहीं दे सकता था। वह तुरंत रघु के पास आया, उठाते हुए बोला, रघु भी ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करता, तुरंत वहां से भागने लगता है। शिवा जोर से चिल्लाई, रघु कहाँ जा रहा है का? अपन तेरी कब्र आज इधर ही खोद कर रहेगी। रुक हर जंगली कुत्ते। अचानक उसे इतनी गालियां देने लगी तो रघु से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने चिल्ला के शिवा से कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या कुछ भी बके जा रही है तू? अपुन ने ऐसा क्या किया है जो तू इतना भड़की हुई है? हाँ, उसने कोशिश की थी, मगर कुछ किया तो नहीं ना, तो ये भड़क क्यों रही है? शिवा रघु के पास आती है, कॉलर पकड़कर उठाते हुए मुंह पर एक जोर से गुस्सा मारती है। फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और। जब तक रघु होश संभाल पाता, शिवा उसके मुंह का कचुम्बर बना चुकी थी। उसने चिल्ला के कहा, हिम्मत कैसे हुई तेरी अपुन को छूने की? हिम्मत कैसे हुई अपुन के साथ ना घटिया हरकत करने की? अपुन तेरे को जान से मार डालेगी। तूने अपुन का रेप किया, अपुन तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तेरे शरीर के टुकड़े करके मगरमच्छ को खिला देगी। सा रघु पूरी ताकत के साथ उसे जोर से धक्का देता है और चिल्लाकर कहता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अपुन ने कुछ नहीं किया तेरे साथ शिवा। शिवा और ज्यादा गुस्से में लात उठाकर उसे मारती है और कहती है,
झूठ बोलता है सा, मैं तेरे को आज मिट्टी में मिला देगी, रघु ने चिल्ला कर कहा। अपुन गाय को झूठ बोलेगा? अरे नहीं किया अपुन ने तेरे साथ कुछ, वह तेरी बहन तेरे को यहाँ से ले गई थी। शिवा की आंखें छोटी हो जाती है। शिवा चिल्ला कर बोली, सा खबरदार अगर इन सब के बीच अपुन की चिरकुट को लेकर आया तो। अरे अपुन ने इसे इतने दिनों से नहीं देखा, तूने किधर से देख लिया? साला अब कुछ करने के बाद बहुत शाना बन रहा है। तेरे को मरना ही होगा, मैं तेरा खून पी के ही रहूंगी। वेट अ मिनट, क्या मतलब इसका सब करने के बाद? उसने तो कुछ भी नहीं किया। उसने शिवा की तरफ देखा और आंखें छोटी करते हुए हैरानी और कंफ्यूजन में कहा, क्या बोला तूने? सब कुछ करने के बाद तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है? शिवा गुस्से में उसके पास आकर उसे पागलों की तरह मारने लगती है। रघु जोर जोर से चिल्ला कर बोला, मैंने कुछ नहीं किया शिवा, मैंने कुछ नहीं किया। अरे तेरी बहन ले गई थी तेरे को यहाँ से, मैंने कुछ नहीं किया, पागल औरत। तभी अचानक एक तेज गोली चलने की आवाज आती है और शिवा के हाथ पर जोर से गोली लग जाती है और डंडा नीचे गिर जाता है, लगभग उसके हाथ को छूकर निकल जाती है। शिवा पलट कर देखती है तो जिस आदमी ने गोली चलाई थी उसके हाथ कांपने लगते हैं और बंदूक नीचे गिर जाती है। शिवा की आंखें और ज्यादा डार्क हो जाती है और वह गुस्से में जलने लगती है। वह भागकर उस आदमी की तरफ जाती है। वह आगे बढ़ने की कोशिश करती है मगर उसे जोर से चक्कर आ रहे थे। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इशारा पाते ही तुरंत शिवा को क्रॉस करके वहां से भागने लगते हैं। शिवा टेबल पर लगभग गिर जाती है। उसका शरीर ऑलरेडी दर्द में था, ऊपर से गोली लग गई और ऊपर से सर में डंडा भी लग गया। उसका सर चकरा जाता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद शिवा होश में आती है लेकिन देखती है कि अब वहां पर अकेली थी। दूर दूर तक उसे गोदाम में कोई नहीं था। ये देखकर शिवा का गुस्सा और ज्यादा तेज हो जाता है। वह टेबल को हाथ से पकड़कर एकदम से हवा में उछाल देती है। उसकी सांसें हद से ज्यादा तेज हो गई थी, नसों में खून खोल रहा था। रघु के बच्चे, तेरे को अपन टुकड़ों टुकड़ों में काटेगी, हरा। तभी अचानक उसका फोन बजने लगता है। शिव अपना फोन निकालती है तो देखती है कि अयाना उसे कॉल कर रही है। गहरी गहरी सांस लेकर उसने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वह फोन उठाती है। हेलो, दूसरी तरफ से अयाना कहती है, शिवा ट्रेनिंग का टाइम हो गया है, कहाँ हो तुम? शिवा अपने हाथ की तरफ देखती है जहाँ खून निकल रहा था। उसने कहा, अपन को थोड़ी चोट लगी है तो अपन हॉस्पिटल से होते हुए आएगी, थोड़ा लेट हो जाएगा पर आ रही हूँ। ये बोलकर तुरंत ही वह कॉल कट कर देती है। जाते जाते वह अस्पताल से पट्टी करवा लेती है और वह सीधी एकेडमी में पहुंच जाती है। अरमान धीरे धीरे अपनी नींद से जागता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो महसूस करता है कि वो किसी की बाहों में जकड़ा हुआ है। उसने धीरे से पलट कर देखा तो पाया कि ओझल उसके बगल में सो रही है और वह उसकी बाहों में है, बिल्कुल उसके बहुत ज्यादा नजदीक। अरमान जब पलटता है तो उसका चेहरा ओझल के सीने में घुस जाता है। कुछ नरम नरम उसे अपने चेहरे पर महसूस करके उसके गाल तुरंत लाल हो जाते हैं। एक और चीज उसे बहुत ज्यादा अमेजिंग लगती थी और वह है ओझल के बदन की खुशबू। पता नहीं क्यों लेकिन उसे ओझल के बदन की खुशबू बहुत कंफर्टिंग लगती है, एकदम जैसे वो मॉम की बाहों में हो। ये खुशबू जैसे मॉम की है। वो और भी ज्यादा अपने चेहरे को नरम सी जगह पर छुपा लेता है। ओझल अपनी नींद से जागती है जब वो अपने सीने में के पास कुछ हलचल सी महसूस करती है। जब वो अपनी आंखें खोल कर देखती है, ये नन्हा डेविल बिल्कुल उसके करीब है, उसके चेहरे को उसके सीने में छुपा लिया है। वो इतना नजदीक है कि ओझल की धड़कनें बिल्कुल तेज हो जाती है क्योंकि वो बिल्कुल ही उसके सीने में आकर घुस गया था। अब वो उसे पीछे करती है और उसकी आईब्रोज आपस में सिकुड़ जाती है। इस लिटिल डेविल का चेहरा इतना लाल कैसे हो गया? वो तुरंत उसके माथे पर अपना हाथ लगाकर चेक करती है और कंफ्यूजन में सोचती है, बुखार तो नहीं है, फिर ये इतना लाल कैसे है? तभी अचानक ओझल कुछ ऐसा देखती है कि उसकी आईब्रोज सिकुड़ जाती है। देखती है कि अरमान की पलकें थरथरा रही हैं, यानी कि ये लिटिल डेविल सो नहीं रहा, सोने की एक्टिंग कर रहा है। अरमान की हरकत ओझल को क्यूट लगती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, एक बार मैं इसके डैड से शादी कर लूं, फिर बताती हूँ, फिर मैं इसकी नाक में दम करूँगी, फिर देखती हूँ जैसे कैसे बचेगा मुझसे। फिर तो इसके डैड से भी इसका साथ नहीं देंगे,
एक काम करती हूँ, शादी के बाद मिस्टर ठाकुर को बोलकर अभिनव को एक बोर्डिंग स्कूल में डलवा दूंगी, और जब मेरे और मिस्टर ठाकुर के बच्चे हो जाएंगे उसके बाद मिस्टर ठाकुर सिर्फ उनसे प्यार करेंगे, अरमान से कोई प्यार नहीं करेगा। ये सुनते ही अरमान से रहा नहीं जाता और वो एकदम से आंखें खोलता है, उठता है और ओझल के ऊपर चिल्ला पड़ता है, हाउ डेयर यू, तुम सोच भी कैसे सकती हो मेरे साथ ये सब करने के बारे में। मेरे डैड सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, वो किसी और से प्यार नहीं करेंगे, और मैं हॉस्टल में नहीं जाऊंगा। अरमान गुस्से में लाल हो जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती है। ओझल आराम से बिस्तर का सहारा लेकर बैठ जाती है, पैरों को क्रॉस करके हाथों को छाती पर क्रॉस कर लेती है और फिर कहती है, तुम जानबूझकर सोने का नाटक कर रहे थे, है ना? अरमान जब ये सुनता है तो तुरंत होश में आता है और एकदम से अपनी नजरें चुरा लेता है, मगर तभी ओझल की बातें याद करके फिर से उससे आंखों की छोटी करके उसकी तरफ देखकर बोला, बात मत बदलो, क्या बोल रही थी तुम? अरमान गुस्से में चिल्ला रहा था, मगर कहीं ना कहीं उसकी आवाज में हल्का छुपा हुआ दर्द भी था। उसने कहा, जब तुम मेरी जान बचाई मुझे लगा तुम बहुत अच्छी हो, मुझे लगा तुम मेरी फिक्र करती हो, इसलिए मैंने डैड को अलाउ किया कि वह तुमसे शादी करे। तुम ऐसा करने कर कैसे सकती हो मेरे साथ? ओजल ने जब उसे देखा तो उसे अपने सीने में एक दर्द महसूस हुआ। उसने कहा, रिलैक्स, मैं मजाक कर रही थी, मुझे पता था तुम सोने की एक्टिंग कर रहे हो, मैं बस तुम्हें गुस्सा दिला रही थी। अचानक ओझल की बात सुनकर अरमान स्पीचलेस हो जाता है। अरमान ने कहा, तो जो कुछ भी तुमने कहा, तुम्हारा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है? ओझल ने ना में सर हिलाया। अरमान ने कहा, तो फिर तुम मुझे हॉस्टल नहीं भेजोगी? ओझल ने अपनी आईब्रोज हल्के से उठा लेती है और कहती है, तुम हॉस्टल भेजने वाली बात को पकड़ के बैठे हो, मैं तुम्हारे डैड से शादी ही नहीं करने वाली। ओझल की बात सुनकर अरमान कंफ्यूज होकर बोला, लेकिन क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम मेरे डैड को पसंद करती हो, तुम तो उनसे शादी करना चाहती थी ना? ओझल उसकी तरफ देखकर बोली, तुम वैसे ही मुझे बहुत परेशान करते हो, अगर मैंने तुम्हारे डैड से शादी कर ली तो तुम मुझे और ज़्यादा इरिटेट करोगे। ओझल की बात सुनकर अरमान खामोश हो गया। हाँ, वो मानता है कि वह ओझल को शुरू में इस घर में आई थी तो वह उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। पहले उसका इंटेंशन सिर्फ ओझल को इस घर से निकालना था, मगर फिर धीरे धीरे उसका इंटेंशन चेंज हो गया। अब अरमान वह सब कुछ सिर्फ इसलिए करता था ताकि ओझल का फोकस के ऊपर ही रहे। वो बस उसके अटेंशन के लिए, उसका ध्यान अपनी तरफ रखने के लिए ही उसे इतना परेशान करता था। अपनी मॉम के चले जाने के बाद उसे वो प्यार, वो नरमाहट फिर कभी महसूस नहीं हुई। बहुत सी नैनी आई उसका ख्याल रखने के लिए, लेकिन उनकी नज़रें उसका ख्याल रखने से ज़्यादा उसके हैंडसम डैड पर और उनके पैसों पर ज़्यादा रहती थी। मगर ओझल उनमें से अलग थी। ऊपर से अरमान को डांट कर फटकारना, उसके आसपास रहना, उसे इरिटेट होना और फिर दोनों का यूं एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ना, मगर फिर झगड़ा भूल कर उसका ख्याल रखना, ओझल का उसका केयर करना, ये सब कुछ अरमान को पसंद आने लगा था। जब ओझल ने उसकी जान बचाई तो उसके दिल में ओझल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन गया, इसलिए उसने डैड से उसकी शादी को अलाउ किया था। अब वह शादी करने से मना कर रही थी। ये चीज़ अरमान के छोटे से दिमाग से बाहर हो गई थी। फाइनली उसने थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए पर थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं दोबारा कभी परेशान बिल्कुल नहीं करूँगा। तुम मेरे डैड से शादी कर लो, मुझे बस। आगे के शब्द अरमान ने अपने मन में बोला, एक मॉम चाहिए। ओझल बिस्तर से खड़ी हुई और बिस्तर को सेट करते हुए बोली, चलो अब जल्दी से जाकर अपने दांत ब्रश कर लो। ओझल की बात सुनकर अरमान ओबिडेंटली अपना सर हिलाता है और फिर बाथरूम में चला जाता है। ओझल एक गहरी सांस लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। वो किचन में अरमान के लिए खाना बना रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार शिवा की तरफ जा रहा था। रात को वो उसे होटल में छोड़कर चली आई। सुबह जागी होगी तो उसके दिमाग में 100 सवाल आए होंगे कि वो वहाँ क्यों है, कौन उसे लेकर आया, वगैरह वगैरह। काश वो वहाँ उसके साथ रुक पाती। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने पॉकेट से फ़ोन निकाला तो उसके हार्ट बीट स्किप कर गए। ऑकवर्ड होते उसने कॉल उठाया और कान पर लगाया। तभी उसे एक बहुत हैवी सी, थोड़ी चिंता भरी आवाज़ सुनाई दी, सलोनी, अरमान कैसा है?
ओजल ने कहा, अरमान बिल्कुल ठीक है और मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। आर यू ऑल राइट मिस्टर ठाकुर? दूसरी तरफ से अभिनव की आवाज़ आई, नहीं यहाँ कुछ ठीक नहीं है। मैं यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसे हैंडल कर लूँगा। मैं शायद रात तक आ जाऊँ या ना आऊँ, कुछ पता नहीं। तुम प्लीज़ अरमान के साथ रहना। किसी भी अनवांटेड इंसान की एंट्री बंगले में बंद है, तो प्लीज़ तुम बंगले से बाहर भी मत जाना। अभिनव की बात एकदम से ओझल के चेहरे पर टेंशन दिखाई देने लगती है। मुंह खोलने ही वाली होती है कि तभी अचानक दूसरी तरफ से प्रतीक के अभिनव के पास आया और बोला, अभिनव जल्दी चलो, दे वर अटैकिंग ऑन अस। अभिनव ने कहा, आता हूँ। उसके बाद उसने ओझल से कहा, ओझल आई एम काउंटिंग ऑन यू, प्लीज अरमान का ख्याल रखना, ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। ओझल को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। उसने बस इतना कहा, ओके मिस्टर ठाकुर, आप प्लीज़ अपना ख्याल रखना। ओझल की बात सुनकर दूसरी तरफ से कुछ सेकंड तक अभी तक बिल्कुल खामोश हो जाता है। वो जानता था कि उसके बेटे का उसके अलावा कोई नहीं है। उसने कुछ सेकंड चुप रहने के बाद कहा, आई विल कम बैक, आई प्रॉमिस, जस्ट वेट फॉर मी। ओझल का दिल एकदम से जोर से धड़क उठता है। क्या मतलब है वेट फॉर मी, और वो उसे क्यों बोल रहा है? पर उसने इतना कहा, ओके मिस्टर ठाकुर। उसके बाद कॉल कट हो गया, लेकिन ओझल के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देने लगी। अरुष आराम से टेबल पर बैठा हुआ था। सामने जीनत सबको पिज़्ज़ा सर्व कर रही थी। जीनत काम करते वक्त बार बार अरुष को देख रही थी, और जब भी वह उसे देख रही थी उसके चेहरे पर इरिटेशन से भाव आ रहे थे। मगर अरुष इस चीज़ को बस इंजॉय कर रहा था। रेस्टोरेंट के बैक साइड में जीनत अपने एप्रन को उतार कर रख देती है और पलट कर जाने लगती है कि किसी के सीने से टकरा जाती है। जब उसकी आंखों के सामने अरुष की खूबसूरत आंखों से टकराती है, वह एकदम से बगल से निकलना चाहती थी, मगर तभी अरुष तुरंत उसके आगे खड़ा हो जाता है। वो लेफ्ट साइड से निकलने की कोशिश करती है, तो वो लेफ्ट साइड खड़ा हो जाता है। फाइनली जीनत ने इरिटेट होकर कहा, व्हाट, क्या चाहिए तुम्हें? अरुष ने बड़ी प्लेफुल आवाज में कहा, तुम। जीनत की हार्ट बीट स्किप कर गई, मगर फिर भी उसने आंखें छोटी की और कहा, अरुष डोगरा, गेट द हेल आउट ऑफ हियर, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। वो जाने लगती है। अरुष की कलाई को पकड़ता है, उसे खींचता है और उसे अपनी बाहों में दबोच लेता है। जितना इस आदमी से दूर भागने की कोशिश कर रही थी, यह आदमी उतना ही उसे बाहों में दबोच रहा था, उसे करीब कर रहा था। उसका स्ट्रगल देख फाइनली अरुष ने कहा, रिलैक्स स्वीट हार्ट, रिलैक्स, तुम थक जाओगी बेबी, पर मेरी बाहों से आज़ाद नहीं हो पाओगी। जीनत अरुष से बोली, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? अरुष की आंखों में देखते हुए बोला, वाई आर यू रनिंग अवे फॉर मी? जीनत कुछ नहीं बोलती, अपनी नज़रों को नीचे रखती है। अरुष प्यार से उसके बालों में उंगलियां डालता है, उन्हें पीछे करता है और चेहरे को करीब लेकर आता है। दोनों के फॉरहेड आपस में टच हो जाते हैं। अरुष धीमी सी आवाज़ में कहता है, आई लव यू जीनत, आई लव यू मोर देन एनीथिंग इन माई लाइफ। अरुष की शर्ट पर जीनत की पकड़ मजबूत हो जाती है। आई डोंट बिलीव यू, यू आर लायर। अरुष ये देख सकता था। उसने जीनत से कहा, मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा हो जाए। शायद अपना दिल काट कर दिखा दूँ, शायद तब तुम मान जाओ। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ जीनत, और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है, जिन्हें तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। तुम्हारी भी कुछ मजबूरी है और मैं उन्हें समझता हूँ। ट्रस्ट मी जीनत, मैं भले ही बिगड़ा हुआ लड़का हूँ, तुम मेरे दिल में घर कर लिया है और अब मैं तुम्हारा वहाँ से निकल पाना नामुमकिन है। जीनत अरुष की आंखों में देखते हुए बोली, ऐसे प्यार का क्या फ़ायदा जो तुम्हें लॉयल नहीं रख सकता अरुष? ऐसा नहीं है कि मैं प्यार से भरोसा नहीं करती या मैं कभी प्यार ही नहीं करना चाहती। ऐसा भी नहीं है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी कुछ था नहीं, लेकिन मैं सिंपल लड़की हूँ। मुझे एक सिंपल ज़िंदगी चाहिए। जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मुझे अपने लिए एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो ज़िंदगी भर सिर्फ मेरा बन के रहे। मैं हर वक्त उस डर के साए में नहीं जी सकती कि कब मैं उसे किसी और के साथ देख लूँ। ना मैं खुद ऐसा कुछ करती हूँ और ना ही मुझे ऐसी चीज़ पसंद है। और उसने तुरंत ना में सर हिलाया और कहा, नो बेबी लिसन, आई प्रॉमिस नेवर नेवर बिट्रे यू, स्वेयर ऑन माई लाइफ। अर्श की बात सुनकर जीनत के होठों पर कड़वी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा,
रियली? लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था उसके बाद तुम अपनी सो कॉल्ड हैबिट में वापस नहीं चले गए थे, और तुम कह रहे हो कि तुम कभी मुझे धोखा नहीं दोगे। मैं कैसे भरोसा कर लूँ तुम्हारा रुश? तुमने भरोसे वाले काम ही नहीं किए हैं। हर रोज़ मैं खुद अपनी आंखों से तुम्हें दूसरी लड़कियों के साथ देखा है, और तुम कह रहे हो कि रातों रात इसे बदल लोगे, और वो भी मेरे लिए। मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हारी उन सो कॉल्ड वन नाइट स्टैंड वाली लड़कियों में शामिल नहीं हो जाऊंगी? क्या पता तुम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मुझे हासिल करना चाहते हो, और एक बार तुम्हें सब मिल गया उसके बाद मैं भी उसी लिस्ट में शामिल हो जाऊंगी। नहीं। स्टेशन में इस शब्द बोलकर अरुष ने तुरंत जीनत के मुंह पर हाथ रख लिया। जीनत खामोशी से खड़ी उसे देख रही थी। अरुष के चेहरे पर हर्टफुल एक्सप्रेशन थे। उसने कहा, ये कैसी बात कर रही हो तुम जीनत? देखो, मैं मानता हूँ कि मैं उन लड़कियों के साथ इन्वॉल्व था, लेकिन मैंने कभी किसी लड़की को आई लव यू नहीं बोला, कभी किसी लड़की को प्यार करने का दावा नहीं किया, किसी को होप नहीं दी। मैंने उन्हें क्लियरली सिर्फ एक ही इंटेंस है, पर मैंने कभी किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती या कोई मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया। वो लड़कियां मेरे पास आती थी क्योंकि वो आना चाहती थी, इसलिए मैंने भी कभी उन्हें मना नहीं किया। लेकिन वो सब कुछ सिर्फ तब तक था जब तक तुम मेरी लाइफ में नहीं थी। मैंने वो सब कुछ उसी पल छोड़ दिया जिस पल मुझे तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग का एहसास हुआ था। जीनत उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलते हुए बोली, और मेरे रिजेक्ट करने के बाद जो तुम उन लड़कियों के साथ गुलछलरे उड़ा रहे थे उसका क्या? हाँ? हर्ष तुरंत 2 कदम आगे आकर बोला, नहीं नहीं बेबी, ऐसी बात नहीं है, लेट मी एक्सप्लेन। जीरन तुरंत अपना हाथ उठाती है। उसकी आंखों में वार्निंग थी। आरुष अपना सलाइवा गटक लेता है। उसे भयानक सर दर्द हो रहा था। अरे यार, उसने अपनी जिंदगी में इतनी एक्सप्लेनेशन कभी किसी को नहीं दी। जीनत अरुष से बोली, गेट आउट, और प्लीज दोबारा मेरे सामने मत आना। हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट था, मैं आज ही अभी इसी वक्त उसे ख़त्म करती हूँ। आज के बाद हम दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जीनत की बात सुनकर उसका दिल जोर से धड़क उठता है। उसने तुरंत कहा, नहीं, ये क्या बोल रही तुम? जीनत ने कहा, मेरा डिसीजन फाइनल है अरुष, जाओ यहाँ से। अगर दोबारा मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो मैं ये जेब छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे लिए चीज़ों को मुश्किल मत बनाओ, और प्लीज़ गेट आउट यार, प्लीज़ अरुष। अरुष ने कहा, तुम्हें इसी बात की शिकायत है ना कि तुम्हारे मना करने के बाद भी मैंने वो सब क्यों किया? वो इसलिए किया था क्योंकि। जीनत ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी। आरुष, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इफ़ यू रियली लव्स मी तो प्लीज़ दोबारा मेरी आंखों के सामने मत आना। जीनत पलट कर चली गई। आरुष आवाज़ लगाता है, जीनत मेरी बात तो सुनो, सुनकर जाओ यार। मैंने वो सब कुछ इसलिए किया था क्योंकि मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया था। मैं बस तुम्हें इरिटेट करना चाहता था। तुमने जो झूठ बोला उसके लिए बस थोड़ा सा पनिश करना चाहता था। मैं अपनी फीलिंग का एहसास दिलाना चाहता था। जीनत सुनो तो यार। मगर उसकी बातें सिर्फ हवा में ही घुलकर रह गई और जीनत के कानों में पड़ी ही नहीं। वो ऑलरेडी वहां से किचन में जा चुकी थी। अर्श हेल्पलेस होकर वहीं खड़ा रहा। तभी उसके पास कॉल आया। उसने देखा तो उसके डैड कबीर डोगरा उसे कॉल कर रहे थे। एक्सप्रेशन लेस होकर उसने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से कबीर की आवाज़ सुनाई दी, वेयर आर यू? अर्श कबीर से बोला, डैड, ये गर्लफ्रेंड इतनी अनोइंग क्यों होती है? क्या वह थोड़ी सी प्यार और अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती? क्या उनके अंदर थोड़ा पेशेंस नहीं हो सकता कि वो सामने वाले की बात अच्छे से सुन ले? हमेशा इतना ओवर रिएक्ट क्यों करती हैं? आरुष की बात सुनकर कबीर, जो कि आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ था, अपनी हल्की सी आईब्रोज उठा लेता है। तुम्हारे और जीनत के बीच कुछ हुआ है क्या? आरुष ने अनोई आवाज में वहां पर बैठते हुए कहा, एक बार वो मुझे किसी चीज के लिए कसूरवार मान लेती है तो मुझे एक्सप्लेन करने तक का मौका नहीं देती। मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ जितना उसने अपने दिमाग में मुझे बना लिया है। आई केयर फॉर हर, आई लव हर, पर वो मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं करती। अर्श के बाद में जीनत के लिए जितना प्यार और फिक्र दिखाई दे रही थी, कबीर के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो फाइनली उसका बेटा अब सही रास्ते पर है। उसका आइडिया बिल्कुल सही था। ये लड़की उसे आज नहीं तो कल सही ट्रैक पर ले आएगी। उस लड़की की फिक्र कर रहा है, दैट्स अमेजिंग।
कबीर ने अंगूठे से आईब्रोज हल्का सा खुजाते हुए कहा, ऑल वुमेन्स आर द सेम। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मॉम कम ड्रामा क्वीन थी? वो तो तुम्हारे डैड में पेशेंस बहुत ज़्यादा था, वरना तुम्हारी मॉम तो अच्छे अच्छे इंसान को पागल खाने भेजते। कबीर की बात सुनकर अरुष की आईब्रो सिकुड़ जाती है और वो थोड़ा सीरियस आवाज में कहता है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट डैड? मॉम आपसे कितना प्यार करती हैं। उनकी पीठ पीछे उनके बारे में ऐसी बात करते हो आपको शर्म नहीं आती? वे आपकी सारी बात मानती है। ये सुनते ही कबीर हंसने लगा, जैसे उसे अतीत का वक्त याद आ गया। अरुष खामोश हो गया और कंफ्यूज भी। कबीर ने कहा, आई विश टाइम मशीन होती और मैं तुम्हें वक्त में पीछे ले जाता तो तुम्हें दिखाता कि तुम्हारी मॉम क्या थी। कभी एक दिन भी ऐसा नहीं गया था जब उसने मेरी नाक में दम नहीं किया था। वो मुझे अब जितना प्यार करती है वो मैंने खुद अपनी मेहनत से कमाया है। उसके दिल में मेरे लिए बेशुमार नफरत थी। बेशुमार प्यार में बदलने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं ये मुझे ही पता है।